SKD यूनिवर्सिटी, आपकी हमारी अपनी यूनिवर्सिटी। चुने एक ऐसी डगर जो आपको मंजिल के करीब पहुंचाए, जहां आपकी अभिलाषाओं को मिले एक नया रास्ता, जो ले चले आपको प्रगति के पथ पर आत्मविश्वास के साथ। आइए राजस्थान की एक ऐसी संस्था में जो आपकी सोच को एक नई उड़ान दे, जो मंजिल तक पहुंचाने को तैयार है। ये है आपकी हमारी अपनी साडी SKD यूनिवर्सिटी। पंजाब और राजस्थान के बीच में बसी वन ऑफ इंडियाज टॉप यूनिवर्सिटी। हजारों विद्यार्थी, सैकड़ों अध्यापक, ऑल द अवार्ड्स। सच कहूं, SKD इज द बेस्ट प्लेस फॉर लर्निंग। बड़ी व सुंदर इमारतें और मैदान SKD यूनिवर्सिटी के परिसर को अद्भुत बनाते हैं। हमारे लिए शिक्षा सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। अच्छे शिक्षक एक महान शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपके साथ ट्यूटर की लगातार बैठकें होती हैं, जहां आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और साथ ही एक अच्छी राउंडेड पर्सनालिटी विकसित करने के लिए सह पाठ्यक्रम गतिविधियां आवश्यक होती हैं। पुस्तकालय में सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली विभिन्न किताबों के साथ भारतीय और विदेशी लेखकों की पुस्तकों का संग्रह है। यहाँ लाइब्रेरी में पुस्तकों के अलावा प्रोफेशनल इंजीनियरिंग पत्रिकाओं और अन्य विश्व स्तरीय पत्रिकाओं की सदस्यता तथा संग्रह है। सिर्फ नंबर पाने के लिए नहीं, अनुभव कीजिए विश्व स्तरीय सुविधाओं को, जो आपको बनाए प्रतिभावान व कुशल। हम आपके अवसरों को और बेहतर बनाने व व्यक्तित्व विकास के लिए यहाँ कम्युनिकेशन स्किल पर विशेष ध्यान देते हैं, जो जीवन भर आपकी मदद करता है। SKD विश्वविद्यालय में हम कोशिश करते हैं कि छात्र को उनकी पसंद के अनुरूप कौशल प्राप्त हो तथा उद्योग जगत के लिए वे उपयोगी हों। कंप्यूटर शिक्षा का एक अविभाज्य हिस्सा बन गया है और तकनीकी शिक्षा उच्च स्तरीय तकनीक द्वारा संचालित है। कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए विशेष लैब, जो सभी विभागों के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। यहाँ जनरल, बुक्स और अन्य शोध कार्य देखकर, पढ़कर उससे ज्ञान बढ़ाते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी वाईफाई के साथ उपलब्ध है। प्रयोगशाला आधुनिक उपकरणों से अच्छी तरह से सुसज्जित है और विषय के सिद्धांतों और अभ्यास को समझने के लिए पर्याप्त जानकारी देती है। संबंधित शिक्षकों की देखरेख में छात्रों के उपयोग के लिए कॉलेज में अलग अलग प्रयोगशालाओं जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। SKD यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जो स्कूल 10+2 से उत्तीर्ण होने के तुरंत बाद लॉ ग्रेजुएट बनने के इच्छुक छात्रों को शामिल करता है। ये छात्रों की सही नींव रखने में मदद करता है और आपको एक सच्चे कानून पेशेवर के रूप में विकसित करता है। खेल और फिटनेस हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। SKD यूनिवर्सिटी अति आधुनिक खेल व फिटनेस सुविधा प्रदान करता है। विशाल परिसर में मेस सुविधा के साथ छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास हैं। कई मायनों में छात्रावास का जीवन परिसर में एक छात्र के जीवन को परिभाषित करता है। प्रत्येक हॉस्टल में इंडोर गेम्स और व्यायामशाला के लिए अलग अलग कमरे हैं। कुछ शिक्षा को एक दायित्व मान सकते हैं, कुछ इसे एक पेशा मानते हैं, लेकिन कुछ ही इसे जुनून के रूप में देखते हैं। श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी छात्रों के बहुआयामी विकास के लिए हमेशा तत्पर है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का देश को आगे ले जाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। ये है हम सबका विश्वविद्यालय। SKD यूनिवर्सिटी साडी यूनिवर्सिटी। SKD यूनिवर्सिटी साडी यूनिवर्सिटी। SKD यूनिवर्सिटी साडी यूनिवर्सिटी। साडी यूनिवर्सिटी SKD यूनिवर्सिटी। Namaskar. Welcome to all the participants and our eminent speaker, Dr. Haris, in the fourth day of research methodology workshop. Now,
I want to over to Dr. Rajesh Kaswa to welcome to Dr. Haris. Dr. Rajesh Kaswa, Director of Research, SKD University. Over to Dr. Rajesh Kaswa ji. थैंक्स डॉक्टर गोदारा जी। आज इस ऑनलाइन वर्कशॉप के चौथे दिन में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा सभी साथी जो जुड़ चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे, उनसे निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने ग्रुप्स और फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू सभी के लिए शुरू कर सकें। आज के इस हमारे चौथे दिन के ऑनलाइन वर्कशॉप में जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर हरीश जी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान से। इनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है 15 वर्ष का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें इन्होंने के अंडर एक स्टूडेंट अपनी पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं और 4 अभी परस्यूइंग है, कंटिन्यू इनके अंडर में अपना शोध कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप अवार्ड से सुशोभित हैं ये। इसके अलावा इनके जो टोटल रिसर्च पेपर है वो 30 के अराउंड इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा ये करंटली एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि डीएसटी नई दिल्ली से फंडेड है, जिसमें लगभग 50 लाख के अराउंड उसका जो रिसर्च प्रोजेक्ट विद वन प्रोफेसर इन फ्रांस 60 करोड़। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिसर्च के क्षेत्र में डॉक्टर हरीश जी का क्या योगदान है। उसी कड़ी में आज उन्होंने हमारे लिए अपना कीमती समय दिया है, हमारे स्कॉलर्स के लिए। तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन श्री कुशालदास विश्वविद्यालय सभी साथी स्टाफ मेंबर और रिसर्च स्कॉलर की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा ये सेशन से हमें कार्यशाला में चर्चा चल रही है, उसी कड़ी में आज कुछ नई चीजें लेकर हमारे साथ उपस्थित हुए हैं डॉक्टर हरीश जी, उनका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं सभी से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को आगे से आगे शेयर करें। तो इसी कड़ी में डॉक्टर हरीश जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करें। डॉक्टर हरीश। Thank you so much. First of all, I would like to thank Vice Chancellor of the SKD University, Professor S.K. Das ji, and then I would like to thank Rajesh Kaswan ji, Director Research, SKD University, and I would also like to thank Dr. Radheshyam Godara, who have invited me to deliver this talk. And thank you all the administrative staff of the SKD University for providing this wonderful platform and sharing my experience about the research. So when I was called by the Radheshyam that I have to deliver a talk, so I thought, what should I speak about the research methodology? Then I realized that many students face many problems in the initial days of their PhD career. So I have prepared one presentation to explain all what is essential for the research scholar to understand what are the good scientific journals, how they are rated, and what are the publication ethics. And then मैं हिंदी में बात करता हूँ। थोड़ा सा हम सॉफ्टवेयर के बारे में भी सीखेंगे। मैं कुछ सॉफ्टवेयर का डेमो भी दूंगा आपको क्योंकि ये एक वर्कशॉप है और वर्कशॉप में अगर हम कुछ सीखे नहीं तो फिर इतना मजा नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता कि ये एक वन वे टॉक हो। मैं चाहता हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर के ये जो चीज़ें मैं बताऊँगा आप इनको नोट करिए, और जो सॉफ्टवेयर का डेमो मैं आपको दूंगा उन सॉफ्टवेयर के बारे में आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और उनको अपनी रिसर्च में इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करिए। तो जैसा कि टॉक टाइटल है मेरा
प्रेजेंटेशन का साइंटिफिक रेटिंग्स। तो पहले शुरू करते हैं कि रेटिंग्स होती क्या है। देखिए, जितने भी जर्नल्स हैं तो उन जर्नल्स का क्वालिटी एसेस करने का कोई ना कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा हमें। तो एक जो तरीका फेमस है और जो सभी मान्यता प्राप्त एजेंसीज रिकॉग्नाइज करती हैं वो है इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर थॉमसन र्यूटर कंपनी के द्वारा दिया जाता है। इस कंपनी का नया नाम है क्लैरिवेट एनालिटिक्स। तो थॉमसन र्यूटर क्या करता है, हर साल करीब जून के महीने में, अभी आने वाला है नया लिस्ट, तो हर साल जून के महीने में जर्नल्स को इम्पैक्ट फैक्टर देती है। तो मान लीजिए कि किसी जर्नल के अंदर पिछले 2 सालों में कितने पेपर पब्लिश हुए और वो जितने भी 2 सालों में जितने भी पेपर पब्लिश हुए वो कितनी बार दूसरे लोगों ने साइट किए। यानी कि अगर किसी जर्नल के अंदर कोई पेपर पब्लिश हो रहा है और फिर उस पेपर को कोई और साइट कर रहा है तो दैट मीन्स उस पेपर की क्वालिटी अच्छी है, तभी तो दूसरा साइट कर रहा है। तो साइटेशन के आधार पे ये इम्पैक्ट फैक्टर तय होता है। इसको बोलते हैं जर्नल साइटेशन रिपोर्ट। तो हर साल जून के महीने में ये इम्पैक्ट फैक्टर की लिस्ट थॉमसन र्यूटर डिक्लेयर करता है। और चूंकि ये चेंज होता है, ये एक डायनेमिक यूनिट है, तो अगर किसी जर्नल ने अच्छा पेपर पब्लिश किया है तो वो बार बार साइट होगा, तो उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ेगा। अगर किसी जर्नल ने घटिया पेपर या अच्छा नहीं था वो पेपर पब्लिश कर दिया तो उसका साइटेशन नहीं होगा, तो फिर उस जर्नल का जो रैंकिंग है वो नीचे चला जाएगा, इम्पैक्ट फैक्टर उसका डाउन होगा। तो ये ध्यान रखना, इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो एक डायनेमिक यूनिट है, यानी कि ये परिवर्तनशील होने वाली यूनिट है और ये हर साल परिवर्तित होती है। हर साल 30 जून के आसपास थॉमसन र्यूटर जो है ये करीब 10,000 जर्नल्स की एक लिस्ट जारी करता है जिसमें जितने भी जर्नल्स हैं उनका इस साल का क्या इम्पैक्ट फैक्टर है वो कैलकुलेट करके बताया जाता है। ये 2 सालों की कैलकुलेशन के आधार पे होता है, 2 सालों का जो साइटेशन है और कितना पेपर पब्लिश किया उस जर्नल ने, उसको मिला करके उसको डिवाइड करके इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रेटिंग जिसको हम कह सकते हैं, ये किसी जर्नल का तो नहीं है बल्कि हम ये कह सकते हैं ये एक साइंटिस्ट या एक किसी स्कॉलर का रेटिंग है। तो जैसे मैं मेरी बात करूं तो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल का हो गया। मान लीजिए मैंने कोई पेपर पब्लिश किया, करंट साइंस नाम की एक जर्नल है, उसमें पेपर पब्लिश किया, तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर मान लीजिए 1 है। अब मैंने मान लीजिए कंटिन्यूअसली अच्छे पेपर पब्लिश किए किसी 1 इम्पैक्ट फैक्टर में, किसी 2 इम्पैक्ट फैक्टर में, तो मेरी भी जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चेक होने के लिए ये इंडेक्स बनाई गई है। ये इंडेक्स जो है फर्स्ट टाइम हिश नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रपोज की थी। तो इसमें ये कैसे कैलकुलेट करता है, कैसे काम करती है, इसको मैं आपको समझा दूं कि मान लीजिए कि मेरा एक पेपर एक बार साइट हुआ, मेरा एक पेपर एक बार साइट हुआ तो मेरा एच इंडेक्स हो गया 1। ठीक है, तो एक पेपर एक बार साइट होने पर एच इंडेक्स हो गया 1। अब मेरे खुद के 2 पेपर और दोनों पेपर 2-2 बार साइट हुए, दोनों पेपर मिनिमम 2-2 बार साइट हुए, तो एच इंडेक्स हो गया 2। अब मान लीजिए मेरे 3 पेपर हैं और तीनों पेपर मिनिमम 3-3 बार साइट हो गए, मेरे 3 पेपर और तीनों पेपर 3-3 बार साइट हो गए, तो मेरा एच इंडेक्स हो गया 3। तो आप देखिए कि एच इंडेक्स को बढ़ाना एक्सपोनेंशियली डिफिकल्ट होता जाता है। एक पेपर एक बार साइट होना आसान है, लेकिन दोनों पेपर 2-2 बार साइट होना थोड़ा सा मुश्किल है। 3 पेपर तीनों पेपर बराबर 3-3 बार साइट होना थोड़ा और मुश्किल है। तो एच इंडेक्स जो है वो मेरी कंसिस्टेंसी को इंडिकेट करता है, यानी मैं कंटिन्यूअसली अच्छा वर्क पब्लिश कर रहा हूं। और एक्सपोनेंशियली ये डिफिकल्ट होता जाता है एच इंडेक्स बढ़ाना, यानी कि मेरा एच इंडेक्स मान लीजिए 5 है, अब मुझे एच इंडेक्स 6 पे जाना है, तो मेरे जो 6 पेपर है वो सभी के सभी 6 पेपर 6-6 बार साइट हो जाने चाहिए, दूसरे के द्वारा साइट हो जाने चाहिए, तो मेरा एच इंडेक्स हो जाएगा 6। इसी तरह 6 एच इंडेक्स अगर है मेरा और मैं चाह रहा हूँ 7 हो जाए, तो मेरे 7 पेपर
7 बार साइट हो जाने चाहिए। तो इस तरह से एच इंडेक्स क्या होता है, वो एक साइंटिस्ट को की प्रोडक्टिविटी को एसेस करने का एक तरीका है। अब मान लीजिए हम बॉटनी डिपार्टमेंट में हम 10 टीचर हैं, तो एच इंडेक्स जो है, मेरा एच इंडेक्स मान लीजिए 8 है, किसी और का एच इंडेक्स 12 है, किसी और का एच इंडेक्स 5 है। तो पूरे डिपार्टमेंट के सभी फैकल्टी का एच इंडेक्स जोड़ करके एवरेज अगर निकाल दें तो वो डिपार्टमेंट का एच इंडेक्स हो गया। तो एच इंडेक्स जो है वो किसी एक साइंटिस्ट का हो ये जरूर नहीं है, वो किसी एक डिपार्टमेंट का भी हो सकता है। फिर सभी डिपार्टमेंट का जोड़ करके और एवरेज निकाल दें तो वो यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है। तो पूरी यूनिवर्सिटी का एक एच इंडेक्स हो सकता है। तो जब नेक की टीम आती है तो वो अपनी यूनिवर्सिटी का एच इंडेक्स पूछती है। इसी तरह पूरे राजस्थान का एच इंडेक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरे इंडिया का आप एच इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि जितने भी साइंटिस्ट हैं पूरी यूनिवर्सिटी के या पूरे राजस्थान के, उन सब का एच इंडेक्स जोड़ करके एवरेज निकाल दीजिए, यानी डिवाइड कर दीजिए जितने लोग थे उनसे, तो आपका पूरे राजस्थान का एच इंडेक्स आ जाएगा। तो एच इंडेक्स डायनेमिक यूनिट नहीं है, ये ध्यान रखना। ये चेंज नहीं, ये कम नहीं हो सकती, ये सिर्फ बढ़ ही सकती है ना। ये सिर्फ एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है और मुश्किल है एक्सपोनेंशियली बढ़ना। और इम्पैक्ट फैक्टर जो डायनेमिक यूनिट है और वो चेंज हो सकती है, कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकता है। इम्पैक्ट फैक्टर थॉमसन ड्यूटर देता है और एच इंडेक्स जो है आपका साइटेशन के आधार पे कैलकुलेट होता है कि कितने पेपर आपके साइट हुए। फिर तीसरा जो रेटिंग है वो है विद इन सब्जेक्ट रेटिंग। देखिए सभी जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं या साइंटिस्ट जो हैं वो जब काम करते हैं तो उनका अपना एक पर्टिकुलर फील्ड होता है। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश के जो जर्नल हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले लोगों के जर्नल्स जो हैं उनका इम्पैक्ट फैक्टर कम है तो वो किसी कम दर्जे की रिसर्च कर रहे हैं, या पॉलिटिकल साइंस कम दर्जे, ऐसा नहीं है। अपने अपने विषय में भी अपने सब्जेक्ट के अंदर किसी जर्नल की रैंकिंग निकाली जाती है। जैसे ये देखिए, ये एक इकोलॉजी लेटर्स नाम का एक जर्नल है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 17.5, लेकिन अपने सब्जेक्ट यानी इकोलॉजी के सब्जेक्ट में ये नंबर 1 का जर्नल है। तो ये ध्यान रखना कि विद इन सब्जेक्ट रैंकिंग को भी हमें तवज्जो देनी चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे जो सब्जेक्ट के जो जर्नल्स हैं वो उनकी रैंकिंग क्या है, कौन कौन से टॉप जर्नल्स हैं जो हमारे सब्जेक्ट के हैं। तो मान लीजिए कोई अगर कॉमर्स की बैकग्राउंड का है, या कोई आर्ट्स के बैकग्राउंड का है, कोई लिटरेचर, कोई ह्यूमैनिटीज या कोई सोशल साइंस का बैकग्राउंड का है, तो उनके जो जर्नल्स हैं वो जर्नल्स की विद इन जर्नल क्या रैंकिंग है, भले उसका इम्पैक्ट फैक्टर कम हो, लेकिन अगर उसकी रैंकिंग अच्छी है तो वो जर्नल बहुत मायने रखता है। तो मैंने 3 चीजें अभी तक आपको बता दी। एक बताया इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में, इम्पैक्ट फैक्टर थॉमसन ड्यूटर देता है और ये डायनेमिक यूनिट है। 30 जून के आसपास ये थॉमसन ड्यूटर इम्पैक्ट फैक्टर की लिस्ट जारी करता है। करीब करीब 10,000 से लेकर 12,000 जर्नल्स के बीच में वो लिस्ट होती है। उसमें जितने भी जर्नल हैं दुनिया में उन सबको इम्पैक्ट फैक्टर दे रखा होता है। कुछ कुछ जर्नल को 0 इम्पैक्ट फैक्टर भी दे रखा होता है, लेकिन वो सारे जर्नल्स उसमें होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया एच इंडेक्स के बारे में। एच इंडेक्स कितने मेरे पेपर कितनी बार साइट हुए हैं उस आधार पे निकाला जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया विद इन सब्जेक्ट रैंकिंग क्या होती है। चौथा जो बायोलॉजी से रिलेटेड लोगों के काम का है वो है नास रेटिंग। देखिए अपने यहाँ एक तो यूजीसी की यूनिवर्सिटीज हैं खूब सारी, तो यूजीसी की यूनिवर्सिटीज खूब सारे पास कोर्स चलाती हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरह के। इसके अलावा अपने यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी खूब सारी हैं। तो ICAR जो है उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रमोशन के लिए सभी जर्नल्स को इम्पैक्ट फैक्टर की बजाय नास रेटिंग देकर की स्केल बना करके दे रखा है। और अगर किसी साइंटिस्ट का पेपर नास रेटिंग में मान लीजिए 5 है, 6 है, तो उसके आधार पे उसका प्रमोशन होता है। तो नास रेटिंग भी जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चलती है। तो कुल मिला के 4 रेटिंग हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं गूगल स्कॉलर की। तो रेटिंग्स को आपने अगर सीख लिया तो अब रेटिंग ये जितनी भी कैलकुलेशन है ये कैसे होती है इसको देख लेते हैं। एक गूगल का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है गूगल स्कॉलर।
ये गूगल स्कॉलर में आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और इस अकाउंट के अंदर आप अपने जितने भी पेपर पब्लिश हो रखे हैं वो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। आप मैनुअली एंट्री करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऑटोमेटिक एंट्री में हो सकता है कि आपसे मिलता जुलता नाम का कोई पेपर और गलती से एंटर हो जाएगा। तो यदि आप अपना कैलकुलेशन सही करना चाहते हैं तो मैनुअल अपने सारे पेपर्स ऐड कर दीजिए। इसमें ऐड करने के बाद में वो पेपर कितनी बार साइट हुए हैं वो सारी इसमें लिस्ट बना करके दिखा देगा। फिर टोटल साइटेशन इस तरफ आपको दिखाई देगा, आपके जितने भी टोटल साइटेशन है वो यहाँ दिखाई देगा। आपका एच इंडेक्स कितना है वो दिखाई देगा। फिर एक होता है I10 इंडेक्स। देखिए एच इंडेक्स क्या होता है, एक पेपर एक बार साइट होने पर आपका एच इंडेक्स हो गया 1, दो पेपर दो बार साइट होने पर दो बार साइट होने पर एच इंडेक्स हो गया 2। I10 थोड़ा सा अलग है। I10 में क्या होता है, आपका एक पेपर 10 बार साइट होता है तो आपका I10 इंडेक्स हो गया 1। आपके दो पेपर, दोनों पेपर 10-10 बार साइट हुए तो आपका I10 इंडेक्स हो गया 2। आपके तीन पेपर, तीनों पेपर 10-10 बार साइट हुए तो आपका I10 इंडेक्स हो गया 3। तो I10 इंडेक्स भी एक और नई रेटिंग है जिसमें आप साइंटिस्ट की प्रोग्रेस को कंसिस्टेंटली मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरह I1000 इंडेक्स भी होता है, यानी आपका एक पेपर 1000 बार साइट हो गया तो आपका I1000 हो गया 1। आपके दो पेपर, दोनों पेपर 1000 बार साइट हुए तो आपका I1000 हो गया 2। तो इस आधार पे I10, I1000 इंडेक्स भी कैलकुलेट किया जाता है। तो आप साइटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, एच इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, I10 इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि किसी साइंटिस्ट को आपको फॉलो करना है तो मान लीजिए कि राधेश्याम जी है या कोई भी, जैसे एरी सर हैं जो हमारे गुरुजी हैं, उनका मुझे पेपर नया आते ही मुझे पता चलना चाहिए तो उनका मैं गूगल स्कॉलर खोलूंगा और उनको फॉलो कर दूंगा। तो जैसे ही उन सर का पेपर आएगा तो मेरे को पता चल जाएगा, तो मैं मेरे सब्जेक्ट के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने सब्जेक्ट के रीसेंट पेपर देखने का। ठीक है, तो इस तरह से आप गूगल स्कॉलर को यूज कर सकते हैं। इसमें एक तो आप अपना पेज बना, अकाउंट बना करके साइटेशन, एच इंडेक्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी साइंटिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तीसरा, गूगल स्कॉलर का क्या यूज है, आप गूगल स्कॉलर एक सर्च इंजन भी है और ये स्पेसिफिक लिटरेचर या रिसर्च जर्नल्स को सर्च करने का अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक तो होता है सिंपल गूगल, जिसमें आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट भी खुलेगी, वेब पेजेस भी खुलेंगे, ब्लॉग आर्टिकल्स भी खुलेंगे, विकिपीडिया भी खुलेगा। लेकिन गूगल स्कॉलर में यदि कोई चीज सर्च करेंगे तो जो चीज रिसर्च पेपर के अंदर पब्लिश है सिर्फ वो ही खुलेगी। ब्लॉग, विकिपीडिया, इस तरह की चीजें गूगल स्कॉलर में सर्च नहीं की जाती है। तो अब आपको मान लीजिए आप किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं तो आप अपने फील्ड के अगर लेटेस्ट पेपर देखना चाहते हैं तो आप इसमें अपना कीवर्ड्स डालिए और सर्च बटन दबाइए तो आपके सामने रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट इस तरह का आएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये कुछ कीवर्ड्स डाले तो ये एक टाइटल आया और इसमें बहुत सारी लिस्ट आएंगी, मैंने वो क्रॉप कर दी है तो बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। यहाँ देखिए 1190 रिजल्ट इस पे दिखा रहा है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ईयर वाइज फिल्टर मिल जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप लेटेस्ट रिसर्च पेपर ही पढ़ें, पुराने पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप फिल्टर ऑन कर दीजिए कि सिंस 2019 या सिंस 2018, तो आपके जो लेटेस्ट पेपर होंगे वो फिल्टर होके आपको दिखाई देंगे, बाकी के पेपर, पुराने पेपर इसमें हिडन हो जाएंगे, आपको नहीं दिखाई देंगे। तो गूगल स्कॉलर प्लेटफॉर्म का एक फ़ायदा ये हुआ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पेपर को सर्च करने का ऑप्शन मिलता है, ब्लॉग और विकिपीडिया वगैरह को वही एक्सक्लूड कर देता है। दूसरा ये फायदा हुआ कि आपको लेटेस्ट पेपर का फिल्टर मिल जाता है। तो आप कोई भी पेपर है जो बिल्कुल नया आप चाहते हैं कि 2021 का पेपर मुझे पढ़ना है तो आप 2021 का टाइप इसमें सर्च फिल्टर लगा दीजिए तो 2021 के सारे पेपर इसमें दिख जाएंगे। तो दो फायदे ये हो गए। तीसरा फायदा ये है, आप देखिए यहाँ पे आप नीचे यहाँ साइट का बटन दे रखा है, यानी 2 कॉमा दे रखे हैं। इन 2 कॉमा पे यदि आप जब क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की एक नई विंडो खुल जाती है। तो इसमें ये जो पर्टिकुलर पेपर था इसको 5 तरीके से कैसे लिखा जाता है वो आपको लिखा हुआ मिल जाता है।
जैसे MLA टाइप हो गया, APA टाइप हो गया, शिकागो टाइप हो गया, हार्वर्ड टाइप हो गया और वैंकूवर टाइप हो गया। ये 5 स्टाइल जो है आपको बनी बनाई मिल जाती है। आप इसको यहाँ से कॉपी कर दीजिए। ज्यादातर थीसिस के अंदर क्या होता है, APA स्टाइल ज्यादा चलती है। तो जब आप थीसिस लिखेंगे फ्यूचर में या कोई पेपर लिखेंगे तो आपको एक एक जो है कॉमा डॉट बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें, गूगल स्कॉलर में वो पेपर सर्च कर लीजिए और उस साइट वाले बटन पे क्लिक करिए तो आपको ऑलरेडी टाइप की हुई साइट मिल जाएंगी। अब आप APA साइट आप चाहते हैं तो इसको कॉपी कर लीजिए और आप अपनी वर्ड फाइल में इसको पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आपको बिना अपनी मैनुअल मेहनत के आपको ऑलरेडी जो टाइप किया हुआ रेफरेंस है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे ही आप देखेंगे नीचे यहाँ पे एंड नोट लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ रेफरेंस मैनेजर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये और भी कई वर्जन्स है। तो ये जो रेफरेंस जो है इसको आप सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और इनको सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड करके जो रेफरेंस मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे मेंडले है, आपका एंड नोट है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। आज हम ये लेक्चर में ये भी देखेंगे कि किस तरह से एंड नोट और रेफरेंस मैनेजर जो सॉफ्टवेयर है उनको यूज करते हैं और हमारा रेफरेंस साइट करते हैं। तो अगर आप रेफरेंस मैनेजर सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से सीधा कॉपी कर सकते हैं। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी है जो रिसर्च स्कॉलर्स को पता होनी चाहिए। उसमें एक है DOI यानी कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। जितने भी पेपर ऑनलाइन पब्लिश होते हैं उनको एक एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है क्रॉसरेफ। ये क्रॉसरेफ एजेंसी क्या करती है, हर एक डॉक्यूमेंट को एक यूनिक नंबर देती है। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड और वैलिड एजेंसी है जो DOI देने के लिए वैलिड एजेंसी है। तो जितने भी PDF आप देखेंगे, रिसर्च पेपर देखेंगे, उनके ऊपर एक कॉर्नर में आप DOI नंबर दिखेंगे। तो DOI नंबर जो है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नंबर जो है, वो हर एक PDF का यूनिक नंबर होता है। ठीक है, तो आप DOI के नंबर से उस पेपर को सर्च भी कर सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस जैसे मैंने बताया, ये एक एजेंसी है जो DOI देने के लिए वैलिड एजेंसी है। इसके अलावा आपके जितने भी रेफरेंसेस जो होते हैं, पेपर पब्लिश होता है तो पीछे रेफरेंसेस की भी एक लिस्ट होती है लंबी चौड़ी। उन सभी रेफरेंसेस को क्रॉस लिंक करने का काम भी इस क्रॉस रेफरेंस वेबसाइट का काम है। तो ये जितने भी वेबसाइट रेफरेंसेस हैं उनको लिंकिंग करने का काम, और उस लिंकिंग के आधार पे साइटेशन काउंट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी पेपर को साइट किया तो वो साइट मेरा जो रेफरेंस है वो क्रॉस रेफरेंस चेक करेगा और वो उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के पास चला जाएगा कि साइटेशन हो गया, आपका साइटेशन स्कोर बढ़ गया, और उसी आधार पे H इंडेक्स और I10 इंडेक्स भी होते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस जो क्या करती है, जितने भी रेफरेंसेस है उनको क्रॉस लिंकिंग करने का काम करती है। जैसे गूगल स्कॉलर है वैसे ही एक और सर्च इंजन है लिटरेचर का, वो है पबमेड। आपको अगर गूगल स्कॉलर पे कोई पेपर नहीं मिल रहा है तो पबमेड में भी आप सर्च कर सकते हैं। पबमेड के अंदर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो हैं वो फ्रीली ओपन होते हैं और आप उसमें लिटरेचर सर्वे कर सकते हैं। तो पबमेड एक डाटाबेस है, जैसे गूगल स्कॉलर है वैसे ही एक डाटाबेस है जिसमें बहुत सारा जो है आपको लिटरेचर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट एक शब्द लिखा है मेंडले। मेंडले एक रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसको आज हम सीखेंगे कैसे ये काम करता है और किस तरह से हमको रेफरेंस को अरेंज करने में ये मदद करता है। गूगल स्कॉलर मैंने आपको बता ही दिया। वेब ऑफ साइंस जो है आपका थॉमसन रियूटर का एक प्लेटफॉर्म है। जैसे आप गूगल स्कॉलर के अंदर साइटेशन कैलकुलेट करते हैं वैसे ही वेब ऑफ साइंस अपना खुद का साइटेशन कैलकुलेट करके और आपका H इंडेक्स, साइटेशन कितना है वो सारा बताता है। कई बार नेक की टीम जब आती है तो वो ये कहती है कि हमें गूगल स्कॉलर का साइटेशन नहीं बताइए, हमें वेब ऑफ साइंस का साइटेशन बताइए, क्योंकि वेब ऑफ साइंस में सिर्फ रेपुटेड जर्नल्स के जो साइटेशन है वही काउंट होते हैं। गूगल स्कॉलर में तो सारे जर्नल्स के साइटेशन काउंट होते हैं, लेकिन वेब ऑफ साइंस में
बहुत ही अच्छे क्वालिटी के जो जर्नल्स हैं वो ही साइटेशन काउंट होते हैं। तो किसी भी साइंटिस्ट का गूगल स्कॉलर का जो साइटेशन है वो ज्यादा हो सकता है, वेब ऑफ साइंस का साइटेशन कम होगा उसका। फिर नेक्स्ट एक ये आपने सुना होगा ORCID। ORCID बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। ये एक तरह का आधार कार्ड जैसे आपको मिलता है, जिसमें 16 अंकों का नंबर आपको मिलता है। वैसे ही हर एक वैज्ञानिक को या हर एक साइंटिस्ट को या स्कॉलर को ये एक नंबर आप जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। जैसे मेरा नाम ऑफिशियली हरीश है, तो हरीश नाम के और भी कई साइंटिस्ट होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो नाम है वो इस नंबर से पहचाना जाए। तो मैंने मेरा एक अकाउंट बना दिया ORCID में। तो मेरा जब भी कोई पेपर पब्लिश होता है तो साथ में ये ORCID नंबर भी पब्लिश होता है ना। तो ये आईडी आप जनरेट कर सकते हैं, और ये आपका आईडी जो है हर बार आप जब भी कोई पेपर पब्लिश करें तो उसमें मेंशन कर सकते हैं कि मेरे नाम जो है वो इस ORCID से लिंक है। तो आप अपना ORCID अकाउंट बना सकते हैं और इसमें अपने सारे पेपर पुराने वाले जितने भी हैं वो सारे इसमें ऐड करके रख लीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो आपका नाम है वो किसी और के नाम से भी मिलता जुलता होगा, लेकिन आपके जो पेपर है वो इसमें है। ठीक है, तो क्योंकि कई साइंटिस्ट के नाम तो सेम हो सकते हैं, लेकिन ORCID अकाउंट जो है वो एक होगा, यूनिक होगा। फिर एक है साइंस हब। क्या होता है कि हमें अब जैसे लॉकडाउन है तो हमें कुछ पेपर चाहिए, तो हम यूनिवर्सिटी तो नॉर्मली जर्नल को सब्सक्राइब करके रखती है, लेकिन कई बार आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ वो नेटवर्क नहीं है। जैसे आप घर पे बैठे हैं, तो घर के ऊपर आप बैठ करके काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी का जो सब्सक्रिप्शन है वो चल नहीं रहा है, तो कई बार आपको कुछ पेपर डाउनलोड करने होंगे। तो ये एक वेबसाइट है साइंस हब, इसमें आप DOI नंबर डाल करके सर्च करिए तो पुराने जितने भी पेपर हैं वो खुल जाएंगे। इसमें 2021 के पेपर अभी इस पे ओपन नहीं हो रहे हैं इंडिया के अंदर, ये बैन कर दिया गया है। एल्जेवियर ने केस लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद हमारी मिनिस्ट्री ने इसको बैन कर दिया है। लेकिन 2020 या उससे पहले के जितने भी पेपर है वो सब ओपन हो रहे हैं। तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है साइंस हब। इसमें आप कहीं पे भी बैठ करके सारे पेपर पूरे ओपन कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली अगर इसको यूज नहीं करते तो आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ पाते हैं, लेकिन इस वेबसाइट की मदद से पूरा पेपर खुल जाता है। फिर कई जने जो स्कॉलर हैं उनको कई बार कई सारी अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, वैसे ये रिसर्च गेट प्लेटफॉर्म है, उसको आप यूज कर सकते हैं। रिसर्च गेट वेबसाइट के ऊपर आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई आपको केमिकल बनाने में दिक्कत आ रही है, कोई मेथोडोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर और साइंटिस्ट इस पे जुड़े हुए हैं रिसर्च गेट पे। आप उसमें अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए और छोड़ दीजिए, आपको कई लोग आंसर देंगे कि मेरे को ये समस्या आ रही है, कृपया हेल्प करिए। तो आपको बहुत सारी हेल्प आपको रिसर्च गेट से भी मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है जो मेरे टॉपिक का एक पार्ट है एथिक्स। इसमें देखिए दो तरह के क्राइम्स हम देखते हैं रिसर्च के अंदर। एक तो किसी और का कॉपी पेस्ट कर दिया और दूसरा डाटा मैनिपुलेशन कर दिया। इन दोनों चीज़ों से आपको बचना जरूरी है। ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो आपको शुरुआत में अच्छा लगेगा, लेकिन आपको जीवन बर्बाद कर देगा। आप कहीं के नौकरी लगने के काबिल नहीं रहोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप फ्यूचर में अच्छी जॉब लगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। तो प्लेजरिज्म बिल्कुल नहीं करना है, किसी और का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद की लैंग्वेज में बनाइए। इंग्लिश नहीं आती तो सीखिए, धीरे धीरे सीखिए। मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। इंग्लिश इतनी मुश्किल भाषा नहीं है। अपनी खुद की लैंग्वेज में आप चीज़ों को लिखना शुरू करिए, और जैसा डाटा आ रहा है आप ये मत सोचिए कि इसका डाटा तो वैसा आना चाहिए था, तब तो फिर साइंस ही क्यों करते हैं। जैसा आ रहा है उसको नोट करिए और उसको समझिए कि ये ऐसा आ रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है ना। कोई भी डाटा आप एक बार लेकर के श्योर नहीं हो सकते कि ये ऐसा ही आ रहा है। कम से कम मिनिमम 3 बार आपको किसी चीज का डाटा लेना चाहिए, ये ध्यान रखिए।
ये कुछ एग्जाम्पल है कि लोग जल्दबाजी में पेपर डाटा मैनिपुलेट करके पेपर तो पब्लिश कर देते हैं, बाद में लोग जब पता करते हैं कि ये डाटा फर्जी है या गड़बड़ है या रिजल्ट हमारे वैसे नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपका पेपर रिट्रैक्ट होता है, यानी कि छपा हुआ पेपर वापस छपता है और उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ आता है रिट्रैक्शन। ये बहुत बड़ा बदनामी का सबब बन सकता है, इसलिए इन चीजों से आप बच के रहिए। आपको प्लेजरिज्म चेक करने के कई सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, जैसे आप इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए ग्रामरली आप यूज कर सकते हैं, और इसका ऑनलाइन टूल है, आप उसमें अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जो आपने तैयार की है वो आप इसमें सबमिट करिए, और उसमें क्या क्या ग्रामेटिकल एरर्स हैं, क्या क्या उसमें प्लेजरिज्म वाली चीजें हैं, वो सारी ये ग्रामरली आपको बताएगा। इसी तरह उर्कुंद करके एक सॉफ्टवेयर है, तो नितिन करके सॉफ्टवेयर है, आइथेंटिकेट एक करके सॉफ्टवेयर है। इन सॉफ्टवेयर की मदद से आपको पता चल जाता है कि आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट जो आपने तैयार किया है, कोई पेपर तैयार किया है या थीसिस तैयार की है, उसमें कहाँ कहाँ कॉपी नजर आ रहा है, तो उन जगहों को आप चेंज करके फिर आप किसी जर्नल के अंदर सबमिट करिए। ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो आप नोट करिए, बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर है। ये लिस्ट मैंने मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे बनाई है। देखिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आपको जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है, एक तो SPSS है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा प्रिज्म सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएगा। ओरिजिन सॉफ्टवेयर ग्राफ वगैरह बनाने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। एक और इसी तरह का सॉफ्टवेयर मैटलैब है, ग्राफ वगैरह बनाने के लिए और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। और एक्सेल तो खैर हम सबके कंप्यूटर में है ही है। तो इन सभी सॉफ्टवेयर की मदद से आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में मदद मिलती है। अब ये कैसे करते हैं, कैसे सीखना है, तो इनके अनाप शनाप आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आपका पर्पस क्या है, जैसे एनोवा कैलकुलेट करना है तो एनोवा सर्च करिए, SPSS एनोवा, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। आपको प्रिज्म के अंदर एनोवा कैसे करते हैं सर्च करिए यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। तो ऑल दीज सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल। कुछ सॉफ्टवेयर इसमें पेड हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उनको परचेज करना पड़ता है, और कुछ को फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो आप कहीं से किसी फ्रेंड सर्किल में आप जिनके पास अवेलेबल है उनसे क्रैक वर्जन भी ले सकते हैं, और यू कैन यूज देम। तो ये सॉफ्टवेयर होगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के। एंडनोट और मेंडले दो सॉफ्टवेयर हैं जो रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए काम में आते हैं। एंडनोट अगेन पेड सॉफ्टवेयर है, मेंडले आपका फ्री सॉफ्टवेयर है। तो ये रेफरेंस के लिए हो गए, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हो गए। फिर एक सॉफ्टवेयर है QGIS आपको मैप बनाने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं जाकर के सैम्पलिंग की, राजस्थान के अंदर आपने 10 जगह जाकर के सैम्पलिंग की। अब आप अपना पेपर जब लिखते हैं तो राजस्थान का एक मैप दिखाना चाहते हैं और उसमें वो सारी जगह मेंशन करना चाहते हैं, तो आप QGIS का फ्री सॉफ्टवेयर है ये यूज करके, और आप उसमें आप अपनी लोकेशंस उसमें आप दिखा सकते हैं, तो एक अच्छा लुक आता है आपके पेपर का। ये सॉफ्टवेयर भी आज हम सीखेंगे कैसे काम करता है। मेंडले भी सीखेंगे। ग्रामरली जैसा मैंने बताया, आपको इंग्लिश इंप्रूव करने का एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आपको गूगल के अंदर सर्च करेंगे पैराफ्राइजिंग टूल्स, तो एक ही सेंटेंस को 2-3 तरीके से कैसे लिख सकते हैं, वो आपको पैराफ्राइजिंग टूल की मदद से आपको पता चल जाएगा। आप सर्च करिए, आपको बहुत सारे पैराफ्राइजिंग टूल मिल जाएंगे। फिर ये मैंने आपको प्लेजरिज्म को चेक करने के 2 सॉफ्टवेयर बताई दिए, आइथेंटिकेट एंड उर्कुंड। फिर है ड्राइंग बनाने के, डायग्राम बनाने के, तो कोरल आप सीखिए। कोरल के अंदर आप बहुत अच्छे डायग्राम आप बना सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर आप बना सकते हैं, और कैम बायो ड्रॉ के अंदर आप बना सकते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपके हो गए ड्राइंग के। तो ये इतने सॉफ्टवेयर हैं जो आपको सीखने चाहिए एज ए स्कॉलर, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, आपके सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, सभी में आपको रेफरेंस तो तैयार करने ही होते हैं, इंग्लिश तो चेक करनी होती है, कई बार आपको मैप बनाना होता है कि भाई आपने कहाँ सर्वे किया, और प्लेजरिज्म तो चेक करना ही है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपके सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के, स्कॉलर के लिए ये काम के हैं, और इन सभी सॉफ्टवेयर को आपको यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाते हैं कैसे इनको सीखा जाए, कैसे इनके ऊपर काम किया जाए। इनका मैं आपको डेमो दूंगा, एंडनोट, मेंडले एंड QGIS। और ऑफिस के अंदर, वर्ड के अंदर आपको कैसे प्रूफ रीडिंग करनी है, इसका भी मैं डेमो दूंगा। तो अभी मैं डेमो चालू करता हूं, और उसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट काम करेंगे।
देखिए ये एक वर्ड फाइल है और इसके ऊपर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हेप्टोफाइटा क्रिसोफाइटा सो एंड सो, और एक रेफरेंस दे रखा है और फिर नीचे कुछ और सेंटेंस लिखा हुआ है। ये मैंने सैंपल के तौर पे एक पैराग्राफ निकाल के रखा है और इसका ये जो रेफरेंस जो है ब्लू कलर में जो मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है वो यहाँ नीचे दे रखा है। अब सबसे पहले हम वर्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एडिटिंग पर्पस। आप 4-5 लोग मिलकर जब एडिटिंग कर रहे हैं तो कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि उसको अगले को पता चल जाए कि आपने कहाँ कहाँ करेक्शन किए। तो जैसे ये मैंने फाइल खोली है, ये मेरे स्टूडेंट ने मान लीजिए मुझे लिख के दी है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ करेक्शंस हैं, तो मैं यहाँ जाऊँगा रिव्यू के अंदर, रिव्यू के अंदर जाकर के ट्रैक चेंज पे क्लिक करूँगा। अब मैं ट्रैक चेंज पे क्लिक करने के बाद में मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ करेक्शंस होने चाहिए, जैसे यहाँ लेड की जगह LED ली होना चाहिए। तो इस तरह से मैं इसमें करेक्शन करूँगा। जैसे ये करेक्शन करूँगा तो ये फाइल इस तरह से जनरेट हो जाएगी। साइड में यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि मैंने क्या क्या करेक्शन किया। मैं मान लीजिए एक्सप्लोरेशन की जगह कुछ और वर्ड यूज करना चाहता हूँ, सर्वे करना चाहता हूँ, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ये इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से एडिटिंग करके आप इसमें अपने जितने भी आपके टीचर्स हैं उनके बीच में आप ये फाइल शेयर करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ करेक्शन किए हैं। अब मान लीजिए मैंने ये फाइल मेरे स्टूडेंट को दी, उनको ये लगता है कि ये मैंने गलती से कर दिया, ये करेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसको आप चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं इस करेक्शन को। आपको अगर ये ऐसे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है तो आप इसमें फाइनली ये कैसा दिख रहा है, ये इस तरह से आप नो मार्कअप यहाँ कर देते हैं तो फाइनली करेक्शन के बाद ये कैसे दिख रहा है, वो ऐसा दिखेगा। ओरिजिनल कैसा था वो आप ये देख सकते हैं, ओरिजिनल ऐसा था। आप LED वर्ड को देखिए, ओरिजिनली LED लिखा हुआ है और फाइनली LEAD लिखा हुआ है। आपको करेक्शंस देखने हैं तो आप करेक्शन देख सकते हैं, है ना। आप चाहते हैं कि आपको करेक्शन अलग से नहीं दिखे और यहीं पे दिख जाए, ठीक है, इनलाइन दिख जाए, तो ये इनलाइन करेक्शंस दिख गए आपको। LED की जगह मैंने लेड किया है, एक्सप्लोरेशन की जगह मैंने सर्वे किया है। तो ये जो रिव्यू वाला जो पैनल है ये आप काम ले सकते हैं। चाहते हैं कि यहाँ पे मेरे को कोई कमेंट ऐड करना है तो ये मैं न्यू कमेंट यहाँ ऐड करूँगा और मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि दिस इज नॉट द राइट वर्ड, काइंडली चेक। तो ये एक कमेंट जो है ये मेरे स्टूडेंट के पास चला जाएगा और वो देखेगा तो उसको ये दिखेगा कि दिस इज नॉट राइट वर्ड, काइंडली चेक इट करेक्टली। तो कमेंट है, ट्रैक चेंज है, इनको आप वर्ड के अंदर आप यूज करना सीखिए और इसको आप काम में लीजिए। तो ये तो हो गया अपना ट्रैक चेंज वाला मामला। अब मैं इनको बंद करने का तरीका, एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग पे क्लिक करूंगा और डिलीट कमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो जैसा फाइनल वर्जन था वो आ गया और इसमें जो साइड में जो ट्रैक चेंज हो रहा था वो चेंज भी बंद हो गया। अब इस वर्ड फाइल में ये मुझे एक रेफरेंस दिख रहा है। इस रेफरेंस को मैं चाहता हूं कि मेरे रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद से इसको साइट करूं, क्योंकि जब किसी मैन्युस्क्रिप्ट में मान लीजिए 100 रेफरेंस है, 150 रेफरेंस है, 200 रेफरेंस है, तो फिर आप अपने मैनुअल तरीके से उसमें आप एडिटिंग करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी। तो इससे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको सॉफ्टवेयर में ले लीजिए और एक क्लिक पे आप सारे रेफरेंस एक क्लिक पे चेंज कर देंगे। मान लीजिए किसी पेपर को आपने एक जर्नल में भेजा, वहां से रिजेक्ट हो गया, अब दूसरे जर्नल में रेफरेंस का तरीका अलग है, तो अगेन आपको सारे रेफरेंस जो है उस नए जर्नल के अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ेंगे। तो मैनुअली करने में बहुत मेहनत लगेगी। अगर आप रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद से अगर करते हैं तो एक क्लिक पे वो सारे जो रेफरेंस है वो नए जर्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे इसको सीखते हैं। ये मेरा एक रेफरेंस है कोसेल, इसका मैंने ये टाइटल कॉपी कर दिया। टाइटल कॉपी करके मैं जाऊंगा गूगल स्कॉलर में, गूगल स्कॉलर में गया और ये जो टाइटल मैंने कॉपी किया वो मैं यहाँ पेस्ट करूंगा और सर्च करूंगा। अब ये रेफरेंस मेरे को यहाँ गूगल स्कॉलर में दिख गया है। अब मैं इस साइट के ऊपर क्लिक करूंगा। साइट के ऊपर क्लिक करने पर आपको ऑटोमेटिकली जितने भी रेफरेंस चाहिए वो सारे मिल जाएंगे।
दूसरा मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर की मदद से। तो मैं ये रेफ मैनेजर वाली जो फाइल है ये यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लूंगा। तो इसकी जो ये जो रेफरेंस है एक अलग फॉर्म में RIS फाइल के फॉर्म में ये चेंज हो जाएगी। इसी तरह मैं एंड नोट वाली जो फाइल है वो भी डाउनलोड कर लूंगा, क्योंकि मुझे आपको दोनों चीजों का डेमो देना है। एंड नोट का भी दूंगा मैं आपको और मेंडले का भी डेमो दूंगा। तो दोनों फाइलें मैंने डेमो के लिए यहाँ डाउनलोड कर ली है। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ये बटन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट इनटू रेफरेंस मैनेजर। आप चाहते हैं कि यहाँ मेरा एंड नोट दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके आप इसमें जो है सेटिंग्स चेंज कर दीजिए। तो आपको जो इंपोर्ट का जो बटन है एंड नोट वाला वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो ये आपको दो मैंने यहाँ फाइल डाउनलोड की है। एक है RIS फाइल जो मेंडले में काम आती है, और एक एंड नोट वाली फाइल जो एंड नोट सॉफ्टवेयर में काम आती है। अभी मैंने पहला स्टेप क्या किया है, रेफरेंस को मैंने सॉफ्ट फॉर्म में जो रेफरेंस मैनेजर सॉफ्टवेयर है उसके फॉर्म में डाउनलोड किया है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास 100 रेफरेंस है तो मैं पहले सारे उनकी फाइल डाउनलोड करता हूँ। तो फाइल डाउनलोड करने के बाद में अब ये दोनों फाइलें मेरे यहाँ डेस्कटॉप पे आ गई हैं। मैं क्या करूँगा, मेंडले खोलूंगा और मेंडले को के अंदर ये जो डाउनलोड की हुई फाइल है वो इंपोर्ट करूंगा। तो सेकंड स्टेप हो गया, जो डाउनलोडेड फाइल है उसको इंपोर्ट करना आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मैं यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा और इंपोर्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करूंगा और RIS फाइल है इस पे क्लिक करूंगा। तो ये पूछेगा कौन सी फाइल आपको इंपोर्ट करनी है। तो ये डेस्कटॉप पे स्कॉलर नाम से ये एक फाइल आई है, इसको मैं यहाँ ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। मेंडले के अंदर ये फाइल इंपोर्ट हो गई। तो सेकंड स्टेप हो गया। देखिए 3 स्टेप है इसमें। फर्स्ट स्टेप है गूगल स्कॉलर से उस रेफरेंस की फाइल को डाउनलोड करना। सेकंड स्टेप हो गया उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो फाइल इंपोर्ट करना। तो ये फाइल इंपोर्ट हो गई आपकी। अब इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा और मैं ये वर्ड फाइल खोलूंगा जिसके अंदर मुझे ये रेफरेंस डालना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ है वर्ड के अंदर, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ जब आप मेंडले को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वर्ड के अंदर इस तरह का बटन आपके आ जाता है, मेंडले साइट। इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो जो आपने अभी जो रेफरेंस जो है इंपोर्ट किया है वो इस साइड में आपको दिखने लग जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये जो रेफरेंस है कोसेल वो यहाँ पे आ जाए, तो मैं कर्सर जो है वो यहाँ रख दूंगा। ठीक है, दोनों साइड में स्पेस है। अब ये जो रेफरेंस जो है वो जो मैंने अभी डाउनलोड किया है वो मेरे को यहाँ दिख रहा है। आप चाहे तो यहाँ सर्च भी कर सकते हैं कोसेल, तो आपको कोसेल का रेफरेंस यहाँ दिख जाएगा। अब इसके ऊपर चेक कर दीजिए और इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो इंसर्ट साइटेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये रेफरेंस यहाँ आ गया। जो मैंने हाथ से लिखा था रेफरेंस उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो हाथ से लिखा हुआ रेफरेंस चला गया। ये भी हाथ से लिखा हुआ है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑटोमेटिक पीछे कैसे रेफरेंस आता है, आपको यहाँ मोर के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करना है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी और कंटिन्यू। तो ये जो आपका जो रेफरेंस जो है वो पीछे जहां आप चाहते हैं वहां ये कर्सर रख दीजिए, वहां ये साइट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं, आपने ये रेफरेंस की स्टाइल है ये चेंज करना चाहते हैं, है ना। तो आप जाइए साइटेशन स्टाइल पे क्लिक करिए। अभी ये साइटेशन स्टाइल है बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। आप चाहते हैं कि इसको मैं किसी और स्टाइल में, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA स्टाइल में चेंज करना चाहता हूँ, तो ये APA स्टाइल में चेंज हो गया। ऑटोमेटिक अपडेट होगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और एक नहीं, सारे रेफरेंस एक साथ आपके चेंज होंगे। आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को ये नहीं, मेरे को कोई और रेफरेंस स्टाइल चाहिए, तो ये कोई और रेफरेंस स्टाइल, ये नंबरिंग वाली स्टाइल आ गई आपके। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया और ये रेफरेंस आ गया ऑटोमेटिक। तो ये एक सॉफ्टवेयर का फायदा होता है कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा रेफरेंस हैं, 50 है, 60 है, 100 है, 150 है, तो इतने सारे रेफरेंस को आपको मैनुअली चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 1 क्लिक पे आपके ये चेंज हो जाएंगे। तो ये तो हो गया मेंडले कैसे यूज करते हैं। अब मैं आपको एंड नोट कैसे यूज करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। देखिए मेंडले फ्री सॉफ्टवेयर है, एंड नोट पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन कई बार साइटेशन स्टाइल आपको मेंडले में नहीं मिलती है तो एंड नोट में मिल जाती है। तो मैं मेंडले भी आपको सिखा देता हूँ। तो इसको बंद कर देते हैं हम।
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब एंड नोट मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ अपना सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन किया। दो मिनट लग रहे हैं, पेशेंस रखिए आप। ओके, ये सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो गया। अब ये जो एंड नोट की फाइल जो है, जो आपने डाउनलोड की है, इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके एंड नोट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। जो डेस्कटॉप पे आपकी फाइल थी उसको आपने डबल क्लिक किया तो ये एंड नोट वाली कोसेल वाला जो रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली एंड नोट सॉफ्टवेयर के अंदर चला गया। तो सेकंड स्टेप जो दोनों में इस तरह से ये अंतर है। अब आप वर्ड फाइल खोलिए जिसमें आपको रेफरेंस साइट करना है। इस वर्ड फाइल में आपको यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये रेफरेंस आपका साइट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, एंड नोट यहाँ पे जाएंगे, ये एंड नोट खोल दीजिए और ये वाला सॉफ्टवेयर आप सेलेक्ट, ये वाला रेफरेंस आप सेलेक्ट करके इस पे क्लिक कर दीजिए इंसर्ट साइटेशन। तो यहाँ पे ये साइटेशन आपका ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका बिब्लियोग्राफ जो रेफरेंस की लिस्ट होती है वहाँ पे भी आ जाएगा। आप चाहते हैं कि इसकी स्टाइल चेंज करना, तो अगेन यहाँ पे आपको रेफरेंस की स्टाइल मिल जाएंगी। आप चाहते हैं कि इसको एपीआई स्टाइल में चेंज किया जाए तो ये एपीआई स्टाइल में हो गया। आप देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ ऊपर चेंज हो गया और नीचे भी चेंज हो गया। आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को इसको किसी जर्नल के अकॉर्डिंग सेट करना है या नंबर्ड करना है, नंबरिंग फॉर्मेट में चाहिए, तो ये नंबरिंग फॉर्मेट में हो गया। जो स्टाइल आपको चाहिए वो स्टाइल आपको यहाँ मिल जाएगी। तो हर एक जर्नल की अपनी अपनी अलग अलग स्टाइल होती है, रेफरेंस स्टाइल। तो आपको वन क्लिक के ऊपर आपके सारे रेफरेंस एक साथ चेंज हो जाएंगे। तो मैंने आपको दो चीजें सिखा दी, मेंडले सिखा दिया और एंड नोट सिखा दिया, और वर्ड के अंदर कैसे प्रूफ रीडिंग किया जाता है ये सिखाया। ये 3 डेमो सिखा दिए मैंने आपको। अब मैं आपको मैप कैसे बनाया जाता है ये सिखाता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैप के लिए एक फ्री सॉफ्टवेयर है QGIS। QGIS आप डाउनलोड कर लीजिए और उस सॉफ्टवेयर को आप जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिए। और अब आपको क्या करना है, अगर ये सॉफ्टवेयर यदि आप यूज करना चाहते हैं तो आप जहां जहां गए उनकी लोकेशन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, यानी कि आपका जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है उसका क्या पोजीशन है, वो आपको एक एक्सेल शीट में आपको तैयार करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ एक्सेल शीट कैसे बनती है इसकी। जैसे ये मैंने बना रखी है डेमो के लिए। ये एक्सेल शीट खुल गई हमारी। इस एक्सेल शीट के अंदर आप देखेंगे कि ये मैंने कुछ यहाँ इनकी कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। एक मिनट आपको ओपन करके प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। ये ऊपर मैंने जो प्लांट का नाम है वो लिखा हुआ है ना, और ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। ये आपके नॉर्दर्न कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये आपके ईस्टर्न कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये लोकेशन कोऑर्डिनेट्स जो है ना, ये आपको जब आप जाते हैं सैंपल करने के लिए तो आप अपने मोबाइल में आप उसका जीपीएस कोऑर्डिनेट आप ऐप डाउनलोड करके उसका आप सेव कर दीजिए कि आप जिस पर्टिकुलर जगह पे खड़े हैं पृथ्वी के, उसका कोऑर्डिनेट पोजीशन क्या है। वो कोऑर्डिनेट पोजीशन जहां से आप सैंपलिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्लांट का सैंपल किया तो वो प्लांट की लोकेशन कहाँ है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आप नोट कर लीजिए। और अगर आप उस समय नोट नहीं करते हैं तो आप फिर बाद में गूगल अर्थ के ऊपर जाकर के उसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आप पता कर सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई जोधपुर से कोई सैंपल लिया है तो उसका कोऑर्डिनेट पोजीशन जहां से मैंने सैंपल लिया है
उसका कोऑर्डिनेट पोजीशन मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे मान लीजिए ये बाड़मेर से एक सैंपल लिया है, इसको P26 आप नोट करके रखना, P26 मैंने बाड़मेर से लिया है और इसका कोऑर्डिनेट पोजीशन ये है। तो ये जो फाइल है इसको मैंने एक्सेल के अंदर बना करके इसको CSV फॉर्मेट कॉमा डिलिमिटेड फॉर्मेट के अंदर मैंने इसको सेव किया है। CSV फॉर्मेट आपकी इजीली आप यहाँ से जब आप सेव करते हैं तो वो आपको बता देता है कि आप इसको किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। तो जब आप इसको सेव करते हैं तो ये आपको पूछता है, तो कॉमा डिलिमिटेड वाली जो फाइल होती है CSV फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में आपको इसको सेव करना है, ये ध्यान रखना। तो CSV फॉर्मेट में आपने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब ये QGIS जो फ्री सॉफ्टवेयर है ये आपको खोलना है और इसके अंदर मैप बनाने के 3 स्टेप हैं, ये ध्यान रखना। पहला स्टेप है आपका कोऑर्डिनेट इसमें लाना, दूसरा स्टेप है पीछे मैप लेके आना और तीसरा उसका एनोटेशन करना। तो पहला स्टेप हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जो हमने मैप के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम लेके आते हैं। तो हम लेयर के ऊपर जाएंगे, ऐड लेयर पे जाएंगे और ऐड लेयर के ऊपर जाने के बाद में हम ऐड डिलिमिटेड टेक्स्ट लेयर यानी कॉमा डिलिमिटेड जो फाइल थी वो हम यहाँ डालेंगे। तो ऐड डिलिमिटेड टेक्स्ट लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद में जो आपकी एक्सेल फाइल थी जिसके ऊपर आपने कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं वो आप इसमें इंपोर्ट कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, इस फाइल के ऊपर यहाँ ब्राउज पे क्लिक किया और ये जो फाइल आपकी मैप वाली जो कोऑर्डिनेट वाली जो फाइल है CSV फाइल, उसको यहाँ इंपोर्ट कर दिया। तो CSV फाइल यहाँ इंपोर्ट हो गई। आप देखिए ये सारे लोकेशन P26 में जैसे मैंने आपको कहा था बाड़मेर लोकेशन। तो फिर आपको क्या करना है, X के अंदर X फील्ड डाल दीजिए और Y के अंदर Y फील्ड डाल दीजिए, है ना, ईस्ट और आपका नॉर्थ वाला पोजीशन ओके कर दीजिए। और इसके अंदर एक रेफरेंस का कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछेगा तो आप एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट है, उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये जो आपकी पोजीशन थी सैम्पलिंग की, वो पोजीशन एक वाइट पेज के ऊपर दिखने लग गई है। अभी सिर्फ ये वाइट पेज के ऊपर आपकी पोजीशन दिख रही है और एग्जैक्ट GPS लोकेशन के अकॉर्डिंग इनकी क्या कोऑर्डिनेट पोजीशन है उस आधार पे ये दिख रही है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ में इसका नाम भी दिखे, तो प्रॉपर्टीज के ऊपर जाऊंगा मैं और लेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, शो लेबल फॉर दिस लेयर, और लेबल हम कर सकते हैं हमारा जो सैम्पलिंग नंबर है उस आधार पे। तो जैसा मैंने आपको बताया था P26 बाड़मेर का है, वो आप ध्यान रखना। तो ये सभी का लेबलिंग भी साथ में आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये राजस्थान का नक्शा, ये मेरे सैम्पलिंग राजस्थान की है तो पीछे राजस्थान का नक्शा भी दिखे। तो ये नक्शा मैं ऐसे ही इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर सकता, इसका जो नक्शा है मुझे QGIS वाला नक्शा ही चाहिए, है ना। GIS जो सॉफ्टवेयर वाला जो नक्शा है जो भारत सरकार की वेबसाइट है दीवा, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो वो नक्शा मैंने वहाँ से डाउनलोड किया दीवा की वेबसाइट से। इंडिया का नक्शा आप डाउनलोड करके उसमें से राजस्थान का नक्शा आप क्रॉप कर सकते हैं। तो अब मैं जाऊँगा सेकेंड स्टेप के ऊपर। पहला स्टेप क्या था, एक्सेल शीट को मैं मेरे इस सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आया, डिलिमिटेड शीट को। दूसरा है वेक्टर लेयर को ऐड करना, यानी राजस्थान का नक्शा ऐड करना। तो ऐड वेक्टर लेयर पे क्लिक करूंगा मैं और ब्राउज के ऊपर क्लिक करूंगा। ये राजस्थान का नक्शा जो शेप फाइल जिसको बोलते हैं वो मैं यहाँ इंपोर्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये राजस्थान का नक्शा इंपोर्ट हो गया। आप देखिए P26 बाड़मेर में था और ये बाड़मेर की पोजीशन पे ही आया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये नक्शा जो है ब्लू कलर का दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखे, मुझे सिंपल दिखे। तो इसकी प्रॉपर्टीज पे जा करके मैं इसको चेंज कर लूँगा। तो प्रॉपर्टीज पे जाऊँगा, स्टाइल में जाऊँगा और इसकी ये जो स्टाइल है, कलर जो है, इसको मैं चेंज कर दूँगा, ट्रांसपेरेंसी कर दूँगा, ओके। तो ये नक्शा आपका सिंपल कलर में दिखने लग गया। तो अभी मैंने 2 चीज़ें की हैं। पहला स्टेप किया है मैंने, एक्सेल के अंदर जो कोऑर्डिनेट पोजीशन थी वो इस QGIS मैप के अंदर लेके आया, उसको बोलते हैं ऐड डिलिमिटेड लेयर टेक्स्ट लेयर। दूसरा मैंने राजस्थान का नक्शा जिसको वेक्टर लेयर भी बोलते हैं उसको लेके आया और शेप फाइल इसमें ऐड कर दी। अब मैं चाहता हूं कि इसके आजू बाजू किलोमीटर कितना है, नॉर्थन साइड कौन सी है, वो सारे दिखे। तो अब मैं जाऊंगा प्रोजेक्ट के ऊपर और न्यू प्रिंट कंपोजर के ऊपर क्लिक करूंगा और मान लीजिए ये मेरे बाजरा के सैंपल हैं तो बाजरा के ऊपर क्लिक कर दूंगा।
तो आपका ये एक ब्लैंक शीट खुल गया। अब इस ब्लैंक शीट में आप और भी जो भी चीजें चाहते हैं वो सारी ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि वो जो मैप बनाया है वो सबसे पहले इसमें आ जाए। तो ऐड न्यू मैप क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूंगा। ड्रैग करते ही वो जो नक्शा था वो इधर आ गया। इस नक्शे को आप इसमें यहाँ दिखा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस नक्शे के अंदर यहाँ पे मुझे किलोमीटर की लाइन दिख जाए। तो ये किलोमीटर की लाइन मैंने यहाँ क्लिक की और ये दिख गई मुझे। और मैं चाहता हूँ कि ये 0 से शुरू हो, तो ये 0 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये किलोमीटर की लाइन मुझे यहाँ दिख गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी दिखे। तो मैं यहाँ ग्रिड के ऊपर क्लिक करूंगा, ग्रिड पॉजिटिव, और ग्रिड में ले लेता हूँ 2-2 डिग्री का चेंज कर लेते हैं। तो 2-2 डिग्री के ग्रिड ले लिया आपने। तो ये आपके ग्रिड आ गए। आपको फ्रेम भी दिखानी है तो फ्रेम भी ले लो। तो ये फ्रेम और ग्रिड दोनों दिख गए। तो आपके यहाँ डिग्री जो होता है कोऑर्डिनेट के अंदर कि भाई इतने डिग्री पोजीशन पे ये सैंपल साइट है, तो सारी डिग्रीज यहाँ आपको दिखने लगे। आप ये वाला जो है बार जो है इसको अंदर ले लीजिए या ऊपर ले लीजिए। आप चाहते हैं कि यहाँ मुझे नॉर्थन साइड भी दिखे, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और इसके ऊपर सर्च डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करूंगा। तो मुझे जो नॉर्थ साउथ का जो सिंबल होता है वो दिखना चाहिए कि इसकी पोजीशन डायरेक्शन क्या है। तो वो पोजीशन वाला डायरेक्शन वाला जो सिंबल है वो भी मैं यहाँ डाल सकता हूँ। तो ये डाल दिया मैंने अपना सिंबल। मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं लिखूँ राजस्थान लिखूँ, तो यहाँ टेक्स्ट डाल दिया। ये राजस्थान टेक्स्ट मैंने यहाँ डाल दिया और इसका फॉन्ट साइज मैं चाहता हूँ कि बड़ा कर दूँ, तो 16 कर दिया। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो ये आपका मैप बनके तैयार हो गया। तो ये मैप मैंने अभी आपके सामने बनाया। इसमें 3 चीजें की है। सबसे पहले एक्सेल के अंदर आपको कोऑर्डिनेट पोजीशन इसमें लेके आनी है और CSV फॉर्मेट में उसको सेव करना है। फिर आपको QGIS मैप खोलना है। QGIS मैप के अंदर आपको मैप के कोऑर्डिनेट्स इंपोर्ट करने हैं डिलिमिटेड फॉर्मेट में। फिर राजस्थान का नक्शा इंपोर्ट करना है वेक्टर के फॉर्म में, शेप फाइल। और फिर तीसरा इसके अंदर ये बाकी के जो डेकोरेशन होता है, नॉर्थ सिंबल, किलोमीटर का साइन, राजस्थान वगैरह, ये सारा इसमें प्रिंट कंपोजर में जाकर के करना है। तो ये फिर इस फाइल को आप इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में या आप टिफ फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में भी आपको चाहिए, और आप अपने रिसर्च पेपर के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे पावर पॉइंट के ऊपर। तो ये चीज़ों का मैंने आपको डेमो दे दिया है, एंड नोट, मेनले और QGIS। प्रूफ रीडिंग मैंने आपको बताई दी है। जर्नल आपको सेलेक्ट करना पड़ता है आपके फील्ड का, और उस जर्नल को सेलेक्ट करके उसको सबमिट करने का उसकी वेबसाइट होती है। आजकल स्प्रिंगर, एल्जेवियर और जो साइंस के जो जर्नल हैं उनके प्लेटफॉर्म सेम है। तो आप उसमें जाकर के अपना ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पेपर सबमिट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि भाई आपका जो पेपर है उसका अभी क्या स्टेटस है, क्या वो अंडर रिव्यू है या एडिटर के पास है। उस तरह से आप अपनी स्टेटस उसको चेक कर सकते हैं। आप देखिए ये पेपर है, अंडर रिव्यू दिख रहा है इसमें। इस तरह से आपको फाइल बनानी पड़ती है। और इस तरह से जब कमेंट आते हैं तो हर एक कमेंट का एक रेस्पॉन्स आपको देना पड़ता है। इसके अलावा मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है PhD के अंदर आने वाली जितनी भी समस्या है, वो ब्लॉग का जो लिंक है मैं शेयर कर दूंगा, आपके टीचर्स आपको शेयर कर देंगे। और इसी तरह एक YouTube पे मैंने एक वीडियो बना रखा है कैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा जाता है PhD के लिए। तो ये दोनों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप जरूर पढ़ें और देखें। उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि PhD के अंदर आपको कैसे चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कैसे आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, कैसे पेपर लिखना है, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने से मिल जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो मैं अवेलेबल हूँ। ये मेरा मेल ID है। थैंक यू डॉक्टर हरीश जी, आपने बड़े ही विस्तार पूर्वक
हमारे स्कॉलर्स को जो जानकारियां दी वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपने एक एक डिटेल्स पब्लिकेशंस की, जर्नल्स की, उनके डेजिटेशन से संबंधित, थीसिस से संबंधित, सिनॉप्सिस से संबंधित, आज के इस जो संचार का युग है उसमें कैसे स्कॉलर्स ने उनको यूज करना है उसके बारे में बड़ा विस्तार से आपने, डे जी ने भी आपको थैंक्स कहा है, उन्होंने भी आपको पूरा धन्यवाद कहा है कि बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आपने दी है। तो प्रोफेसर प्रदीप डे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर हरीश जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी और उन्होंने आप आईडी भी शेयर कर दी है। डॉक्टर गोदारा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े, तमाम हमारे श्रोता जो जुड़े। और मैं ये कहना चाहूंगा इसी कारणवश तो आप ये रिकॉर्डेड रहेगा, हमारे फेसबुक यूनिवर्सिटी का जो फेसबुक पेज है उस पे रिकॉर्डेड रहेगा। तो आपको सबसे जो इसी प्रकार की पब्लिकेशन की या थीसिस से संबंधित कोई समस्या आती है तो इसमें बड़े विस्तार पूर्वक डॉक्टर हरीश जी ने बता दिया है। तो आपका जो लगभग 70% काम जो है वो बड़ा हल्का हो जाएगा। और मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर हरीश जी को कि सर आप जैसे ही थोड़ा कोविड का विश्वविद्यालय में बुलाएंगे और आपका लेक्चर जो है बच्चों के साथ रूबरू कराएंगे, फेस टू फेस, ने बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचनाएं दी है। उसके लिए श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के प्रबंधन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी कहना चाहूंगा कि कल हमारी जो वर्कशॉप है उसका अंतिम डे है, आखिरी दिन है। उस हमारे जो इनिमेंट स्कूल प्रोफेसर हैं, जो हमारे लेक्चरर हैं, उनके साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम इसी आशा के साथ कि आप लगातार श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के प्रयासों में सहयोग कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा फेसबुक पेज शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। SKD यूनिवर्सिटी, आपकी हमारी अपनी यूनिवर्सिटी। चुने एक ऐसी डगर जो आपको मंजिल के करीब पहुंचाए, जहां आपकी अभिलाषाओं को मिले एक नया रास्ता, जो ले चले आपको प्रगति के पथ पर आत्मविश्वास के साथ। आइए राजस्थान की एक ऐसी संस्था में जो आपकी सोच को एक नई उड़ान दे, जो मंजिल तक पहुंचाने को तैयार है। ये है आपकी हमारी अपनी साडी SKD यूनिवर्सिटी, पंजाब और राजस्थान के बीच में बसी वन ऑफ इंडियाज टॉप यूनिवर्सिटी। हजारों विद्यार्थी, सैकड़ों अध्यापक, ऑल द अवार्ड्स। सच कहूं, SKD इज द बेस्ट प्लेस फॉर लर्निंग। बड़ी व सुंदर इमारतें और मैदान SKD यूनिवर्सिटी के परिसर को अद्भुत बनाते हैं। हमारे लिए शिक्षा सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। अच्छे शिक्षक एक महान शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपके साथ ट्यूटर की लगातार बैठकें होती हैं, जहां आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और साथ ही एक अच्छी राउंडेड पर्सनालिटी विकसित करने के लिए सह पाठ्यक्रम गतिविधियां आवश्यक होती हैं। पुस्तकालय में सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली विभिन्न किताबों के साथ भारतीय और विदेशी लेखकों की पुस्तकों का संग्रह है। यहाँ लाइब्रेरी में पुस्तकों के अलावा प्रोफेशनल इंजीनियरिंग पत्रिकाओं और अन्य विश्व स्तरीय पत्रिकाओं की सदस्यता तथा संग्रह है। सिर्फ नंबर पाने के लिए नहीं, अनुभव कीजिए विश्व स्तरीय सुविधाओं को जो आपको बनाए प्रतिभावान व कुशल। हम आपके अवसरों को और बेहतर बनाने व व्यक्तित्व विकास के लिए यहाँ कम्युनिकेशन स्किल पर विशेष ध्यान देते हैं, जो जीवन भर आपकी मदद करता है। SKD विश्वविद्यालय में हम कोशिश करते हैं कि छात्र को उनकी पसंद के अनुरूप कौशल प्राप्त हो,
तथा उद्योग जगत के लिए वे उपयोगी हों। कंप्यूटर शिक्षा का एक अविभाज्य हिस्सा बन गया है और तकनीकी शिक्षा उच्च स्तरीय तकनीक द्वारा संचालित है। कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए विशेष लैब जो सभी विभागों के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। यहाँ ई जनरल, ई बुक्स और अन्य शोध कार्य देखकर पढ़कर उससे ज्ञान बढ़ाते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी वाईफाई के साथ उपलब्ध है। प्रयोगशाला आधुनिक उपकरणों से अच्छी तरह से सुसज्जित है और विषय के सिद्धांतों और अभ्यास को समझने के लिए पर्याप्त जानकारी देती है। संबंधित शिक्षकों की देखरेख में छात्रों के उपयोग के लिए कॉलेज में अलग अलग प्रयोगशालाओं जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, एसकेडी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जो स्कूल 10+2 से उत्तीर्ण होने के तुरंत बाद लॉ ग्रेजुएट बनने के इच्छुक छात्रों को शामिल करता है। ये छात्रों की सही नींव रखने में मदद करता है और आपको एक सच्चे कानून पेशेवर के रूप में विकसित करता है। खेल और फिटनेस हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। एसकेडी यूनिवर्सिटी अति आधुनिक खेल व फिटनेस सुविधा प्रदान करता है। विशाल परिसर में मेस सुविधा के साथ छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास हैं। कई मायनों में छात्रावास का जीवन परिसर में एक छात्र के जीवन को परिभाषित करता है। प्रत्येक हॉस्टल में इंडोर गेम्स और व्यायामशाला के लिए अलग अलग कमरे हैं। कुछ शिक्षा को एक दायित्व मान सकते हैं, कुछ इसे एक पेशा मानते हैं, लेकिन कुछ ही इसे जुनून के रूप में देखते हैं। श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी छात्रों के बहुआयामी विकास के लिए हमेशा तत्पर है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का देश को आगे ले जाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। ये है हम सबका विश्वविद्यालय। साडी यूनिवर्सिटी, एसकेडी यूनिवर्सिटी साडी यूनिवर्सिटी, एसकेडी यूनिवर्सिटी साडी यूनिवर्सिटी, एसकेडी यूनिवर्सिटी साडी यूनिवर्सिटी, साडी यूनिवर्सिटी एसकेडी यूनिवर्सिटी।